अमीनो एसिड से अमाइन ग्रुप होगा, अमीनो एसिड से अमीनो मीन्स अमाइन ग्रुप, NH2 ग्रुप, और एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है ना। तो अमीनो एसिड कंटेन अमाइन NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक COH ग्रुप, राइट। अब ये अगर ये प्रेजेंट है किसी में तो अमीनो एसिड है, लेकिन वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है वो भी देखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, जैसे ये कार्बन है, इस पर हमने COH लगा दिया, प्लीज मत करो डिस्टर्ब यार, COH और यहाँ पे NH2, एक बार एडजस्ट कर लो, इसके बाद बार बार मत करो। यहाँ पर हमने R लगा दिया, बताइए जरा ये किस कार्बन पे प्रेजेंट है NH2 ग्रुप? कार्बन को नेम कर दो, अल्फा बीटा गामा, किस पोजीशन में प्रेजेंट है? अल्फा, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं समझ में आ गया? दे कंटेन्स बेसिक ग्रुप NH2 एंड एसिडिक ग्रुप COH। इस तरीके से अगर मान लो इस तरीके हो जाए RCH एंड NH2 और CH2COH, ये कैसा अमीनो एसिड है बताइए जरा? बीटा, इज अ बीटा अमीनो एसिड, ठीक है। और इसके बाद हम और कौन पोजीशन ला सकते हैं? गामा एंड डेल्टा, तो ये बन जाएगा RCH NH2 CH2 एंड COH। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर CH2 ही होना चाहिए, कोई भी ग्रुप लगा सकते हो यहाँ पर भी, बस NH2 ग्रुप का होना चाहिए, या तो अल्फा बीटा या फिर गामा, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या होगा बच्चों? गामा अमीनो एसिड। इस तरीके से आप डेल्टा बना सकते हो, उसके बाद जरूरत पड़ती नहीं है। तो बेसिकली हमको अपने सिलेबस में पढ़ना है अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं वो इसी का पॉलीमर है, ठीक है ना। तो हमको ये पढ़ना है अल्फा अमीनो एसिड के बारे में। देयर आर 20 अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट, ठीक है। 20 अल्फा अमीनो एसिड हमको पढ़ना है, और ये टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अल्फा अमीनो एसिड। तो अमाइन्स अमीनो एसिड डिफाइन करना समझ गए ना? दे कंटेन्स अमाइन NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक COH ग्रुप, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 दे कैन बी डिफाइंड एज अल्फा बीटा एंड गामा अमीनो एसिड। तो नीचे लिखो जरा, लिख लो इस बात को, अमीनो एसिड amino acid contains a basic NH2 group and acidic COH group in their compounds, ठीक है ना। आगे लिखना, डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 depending upon relative position of NH2 they can be classified as alpha beta gamma delta amino acid, अमीनो एसिड। और सभी के एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। There are 20 naturally alpha amino acid present. ठीक है, ये शुरू से
हर साल आते हैं। इस बार क्वेश्चन आता है कि टायरोसिन अमीनो एसिड में कितने कार्य सिंगल हैं। अभी क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, टायरोसिन का फॉर्मूला। जनरली अमीनो एसिड में 2-4 लोग याद कर लेते हैं, कोई याद नहीं करता। तो एक बार मैं लिख रहा हूँ अमीनो एसिड, आपके ऊपर है, जब कभी एग्जाम हो तो आपको अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं तो फिर सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। अब याद करने वाले टॉपिक से क्वेश्चन तो कम होते हैं, लेकिन कुछ चक्कर में न जाने कितना कुछ याद करना पड़ता है। लेकिन अगर सिलेक्शन कराना है तो भाई ये हम तो किसी में नहीं कर सकते। तो मैं कुछ अमीनो एसिड लिख रहा हूँ। हाँ वही वाले उसी में से ना। तो देखो जरा, सम इम्पॉर्टेंट अल्फा अमीनो एसिड, इनको लिख लेते हैं एक बार, और फाइनली कभी ना कभी आपको उनको, जब आपको लगे कि नहीं तैयार करें तो तैयार करें, मैं कुछ लिखा देता हूँ। लिस्ट मेरे पास है कि नहीं, कैसे आती है किसी के पास, एक बार अच्छा लिख दे देना मुझे। बता देना मुझे अल्फा अमीनो एसिड के जनरल फॉर्मूला क्या है। अल्फा अमीनो क्या जनरल फॉर्मूला बच्चों, RCH और NH2। अब देखो ध्यान से जरा, तुझे पहले समझ लेना, थोड़ा अगर टाइम दोगे तो अभी 2-4 तो अभी याद हो जाएंगे। अगर मैं R की वैल्यू H देता हूँ नंबर 1, अगर R की वैल्यू H दूँ तो क्या बनेगा बच्चों, ये CH2 COH और यहाँ पर NH2, ये बनेगा ना। NH2 को ऐसे कर रखा है, हमने यहाँ पे लगा देता हूँ NH2, आगे बात लिखी है। इसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्या नाम होता है इसका, ग्लाइसिन। एक कॉमन नेम भी है। इनके कोड होते हैं, जैसे जेनेटिक कोड आपने सुना होगा, इसको कोड लिखते हैं ग्लाई। ये क्वार्टजिन कंपाउंड में बाइहेड्रल लिगेंड की तरह यूज हुआ था, इसमें हमने NH2 CH2CO माइनस लिख दिया था। ये ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन फर्स्ट नेचुरल अमीनो एसिड है जो कि कायरल नहीं है। इसके बाद जितने भी अमीनो एसिड हो सारे क्या है, कायरल है। और नेचुरली जो अक्सरिंग अमीनो एसिड हैं, कायरल में 2 होते हैं ना, डेक्स्ट्रो लीगो, कैपिटल डी और कैपिटल एल। जो नेचुरल अमीनो एसिड है वो सारे कैपिटल एल हैं, ठीक है, उसी में पाए जाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन गया कि भाई कौन सा अमीनो एसिड है जो कायरल नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इज ग्लाइसिन। इसके बाद सभी कायरल हैं। देखो आप देखो ना, अगर RH के अलावा कुछ भी रखोगे यहाँ पे NH2 CO2 छोड़ करके, तो क्या कायरल बनेगा ये? देखो इसमें एक ग्रुप H हो गया, एक NH2 हो गया, एक CH हो गया, अब R जो भी रखोगे कायरल बना देगा इसको। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर 1 था नंबर 2, अगर मैं R की वैल्यू CH3 पुट करूँ, CH3, तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH NH2 और COH। इसको हम लोग बोलते हैं एलानीन। एलानीन, और इसका कोड नेम होता है ALA। ये कोड नेम ही यूज होते हैं जल्दी, ALA, ठीक है। और ये 2 था, 3, अगर R की वैल्यू है आइसोप्रोपाइल ले लो, एनसीईआरटी है किसी के पास, R की वैल्यू अगर मैं आइसोप्रोपाइल ले लूँ, CH3 का होल ट्वाइस CH, तो अमीनो एसिड तो बना दोगे फिर ना, क्या बन जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस CH, और जितना इसमें कॉमन है वो लिख देते हैं CH COH और NH2। इसका नाम होता है वैलीन। वैलीन VAL इसका कोड नेम है। आइसोप्रोपाइल तक पूछ गए, 3 कार्बन, अब 4 कार्बन में आ जाओ। अगर 4 कार्बन में आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल पुट करते हैं तो क्या होगा, देखो अगर R की वैल्यू है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्या होता है, CH3 और आइसोब्यूटाइल प्राइमरी एल्केन होता है ना। देखो ये
ये प्राइमरी है और ब्रांचिंग हो जाए तो आइसो होता है हमेशा। और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है बच्चों? जहां पर ये डैश है ना वहीं पर CH3 जुड़ा हो, इसे क्या होता है लोग? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये क्या था? आइसोब्यूटाइल। अगर इनको फुल कर दिया जाए, देखो आइसोब्यूटाइल से जो आता है उसका नाम होता है ल्यूसीन, ल्यूसीन। और सेकेंड देखो जो सेकेंडरी ब्यूटाइल से आता है उसका नाम होता है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की क्या जरूरत है? आइसो जिसमें आ रहा है वर्ड उसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल यूज हुआ है, और जिसमें ल्यूसीन आ रहा है उसमें आइसोब्यूटाइल यूज हुआ है। ठीक है, आइसोब्यूटाइल मतलब आइसोब्यूटाइल ग्रुप नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? ये है स्ट्रक्चर बना लोगे ना, स्ट्रक्चर बना लोगे। देखो 6, अगर R की वैल्यू ये हो, R CH2 का NH2 CH2 का होल 4, अगर ये R की वैल्यू होती है NH2 CH2 का होल 4, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर हमारा? NH2 CH2 होल 4 एंड CH NH2 और CH। इसका नाम होता है लाइसीन। कोड नेम क्या हो जाएगा इसका? LYS। इसके कोड नेम क्या हो गए? पहले 3 ले लो तो LEU। और इसको देखो आइसोल्यूसिन है तो इसका आइसो नहीं होता है, ILE होता है, ILE। सेवन में अगर R की वैल्यू हो जाए COOH CH2, ये R की वैल्यू है, तो क्या बनेगा हमारे? मैं डायरेक्ट लिखा तो बाहर मुझे R लिखना पड़ता है, CH COH और NH2। R समझ गए ना कितना इसमें? ये R ग्रुप है, ठीक है ना? इस R ग्रुप अब आप समझ जाना। इसका नाम होता है इसका एडीपी एसिड ना, एस्पार्टिक एसिड। इसका नाम होता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और एस्पार्टिक एसिड कोड कहते हैं ASP, इसका कोड नेम होता है ASP। अगर R की प्लेस पर हो जाए CH2OH, CH COH और NH2, ये हो गया आपका, इसे बोलते हैं सीरीन, SERIN, और इसका SER कोड नेम होता है। बस एक दो और करता हूँ, उसके बाद आपको ये सारे लिखना चाहिए, आप लिख लेना कभी। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ कितना हो गया? 9। और अगर बेंजाइल ग्रुप हो जाए बच्चों, बेंजाइल ग्रुप, ये होता है बेंजाइल ग्रुप CH2 is a benzyl group, it's CH COH NH2 और COH। एक आइसोटर है, इसका होता है फिनाइल, फिनाइल एलानीन। एलानीन और फिनाइल एलानीन याद करना आसान है। एलानीन में H को रिप्लेस
किया उसका नाम सीरीन था। उसी तरीके से अगर मैं CH2SH कर दूँ, SH CH2, इतना R ग्रुप यहाँ पे ये है, ये R ग्रुप हो गया, तो जगह CH NH2COH, इसका नाम होता है CYSTEIN, इसका कोड नेम होगा CYS, इसका कोड नेम क्या होगा PHE। CH3 CL4 and CH NH2 और COH, इसका नाम होता है थ्रियोनिन, THREONIN, इसका THR इसका कोड नेम होता है THR। शायद यही आया था इस बार। थ्रियोनिन में कितने कार्य सेंटर हैं, क्योंकि यही ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें 2 कार्य सेंटर हैं। तो देखो इन्होंने जो पूछा है वो भी एक ऐसा नहीं कि मतलब एक जनरल सी बात पूछ रही हो, जो भी एक्सेप्शन दिखते हैं। अब ये पहला अमीनो एसिड है जिसमें एक कार्य सेंटर आ गया, एक एक्स्ट्रा कार्य सेंटर है, यानी सभी अमीनो एसिड में कितने कार्य सेंटर है 1। तो अगर कुछ बच्चों ने इसका आंसर किया होगा तो जनरली 1 कर दिया होगा, तो उनको इस टीचर ने बताया होगा कि भाई ग्लाइसिन को छोड़ दो तो सभी कार्य सेंटर होता है, और सभी को जनरली सभी टीचर पूरी लिखते नहीं है, तो क्या है कि एक ही कार्य सेंटर मान जाते हैं। इसमें कितने कार्य सेंटर है 2। अब ये सब जो इस तरीके के जो फैक्ट्स होते हैं वो अगर ध्यान में रहते तो ऐसे नहीं पूरा याद ही करना है। तो सभी अमीनो एसिड में थ्रियोनिन एक ऐसा अमीनो एसिड, यही आया इस बार 4 नंबर क्वेश्चन कि थ्रियोनिन में कितने कार्य सेंटर है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर ना भी याद हो, लेकिन अगर याद हो तो भाई सभी अमीनो एसिड में थ्रियोनिन था जिसमें 2 कार्य सेंटर थे या सभी में 1 था, ग्लाइसिन ऐसा था जिसमें कि 1 भी नहीं था। तो इस तरह छोटी छोटी बातें याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, जो बच जाए उसके बाद लिख लेना। एक लास्ट में लिखता हूँ टायरोसिन, बस जो मैंने 8 छोड़े आपके लिए, जो 8 में कोई स्पेशल बात नोट करना, एक पेज छोड़ करके आप उसको लिख लेना बाद में। टायरोसिन दो क्या होता है, OH COH किस क्वेश्चन तो पैरा क्वेश्चन, बेंजीन और यहाँ पर CH, CH2 CH NH2 और CH। दिस इज द टायरोसिन, TYROSINE, और इसका जो कोड नेम होगा TYR होगा, ठीक है। एलानीन फिनाइल एलानीन और टायरोसिन में क्या कॉमन है, उसमें CH3 को H रिप्लेस करके फिनाइल कर दो और फिनाइल के पहला क्वेश्चन पे OH लगा दो, तो ये तीनों आ जाते हैं। जब लास्ट में लिखो ना प्रोलीन, जब प्रोलीन लिखो तो प्रोलीन में सेकेंडरी अमाइनो, ये भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, प्रोलीन अमीनो एसिड। देखना एक बार जैसे एक पेज होगा ना, बाकी एक आपको लिख देंगे, मैं तुम्हें कॉपी में हर चीज लिख जाए।
अगली नीचे लिखना, ठीक है, इतना लिख लिया, आप काफ़ी बोर हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लिखो, दे कैन स्टार्ट पॉइंट बना के ना, पॉइंट बना के, अमीनो एसिड फर्दर कैन बी क्लासिफाइड एज न्यूट्रल, बेसिक एंड एसिडिक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड फर्दर क्लासिफाइड एज न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है। जिस अमीनो एसिड में एक CH ग्रुप हो और एक NH2 ग्रुप हो, एक बेसिक ग्रुप हो और एक एसिडिक ग्रुप हो, उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रल अमीनो एसिड। जिसमें अगर दो बेसिक ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप हो तो बेसिक, और इसके बाद इसमें दो एसिडिक ग्रुप हो और एक बेसिक ग्रुप हो, उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, तो एक अपने आप देख लो, न्यूट्रल अमीनो एसिड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ NH2 एंड CH ग्रुप, है ना। जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है, न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ NH2 ग्रुप जो है इक्वल टू नंबर ऑफ CH ग्रुप होते हैं, ठीक है। और जो एसिडिक अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड, इसमें जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ NH2 ग्रुप से ज़्यादा होंगे, यानी बेसिक ग्रुप, है ना। इट इज बेसिक ग्रुप ना, बेसिक ग्रुप। और अगर बेसिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ NH2 ग्रुप जो है वो CH ग्रुप से ज़्यादा होना चाहिए। इट विल बी बेसिक अमीनो एसिड, दिस वन बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। अब एक क्वेश्चन दे दिया गया, पूछा एलानिन, ASP और LYS इनके एक्वस सॉल्यूशन की pH का ऑर्डर बताओ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ pH इन एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या प्रॉब्लम रहेगी, आपको ध्यान नहीं रहेगा उस टाइम पे कि कौन न्यूट्रल है कौन बेसिक है। तो अभी देखो एस्पार्टिक एसिड, अगर देख लो अभी तो याद ही होगा, एस्पार्टिक एसिड में 2 CH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। तो एस्पार्टिक एसिड किस में आएगा? एसिडिक अमीनो एसिड में। ये एसिडिक है ना, दिस विल बी एसिडिक अमीनो एसिड। और लाइसिन में 2 NH2 और एक CH है, ये क्या होगा आपका? बेसिक अमीनो एसिड। और ये इसमें क्या है? न्यूट्रल। नहीं समझ आया? तो एक और सॉल्यूशन की pH सबसे pH किसकी होगी? बेसिक वाले की। तो ऑर्डर क्या करेगा pH का? LYS, फिर ALA और फिर ASP। नहीं समझ आया क्या? एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। तो दिक्कत नहीं, बेसिक अमीनो एसिड की pH ज़्यादा होगी एक सॉल्यूशन की। इनकी pH को वैसे PI से मेजर करते हैं। अभी बताऊंगा PI क्या है। pH को यहाँ पे PI होता है। अभी बताऊंगा PI का होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं इसको। So this is the order of pH. ठीक है, देखो एस्पार्टिक एसिड और लाइसिन को ध्यान रखना पड़ेगा। लाइसिन बेसिक है, एस्पार्टिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है। और न्यूट्रल अमीनो एसिड को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूट्रल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह इसको ध्यान में रखा था जब हमने प्रिपरेशन की थी। तो
न्यूट्रल देखो अमीनो एसिड, और इससे थोड़ी सी आपको हेल्प मिल सकती है। TYR मतलब क्या था, टायरोसिन और सीरीन, ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन, वाइलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। समझ गया ना? इसको हमने इस तरह याद रखा था, TYR मतलब तेरे, ठीक है, हाँ जो भी है, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि ये हमने जो प्रिपरेशन की थी तो हमने कुछ छोड़ा नहीं था, बस इसलिए बताते हैं ताकि आप भी देख लो। तेरे शहर, शहर से ना शहर शहर हो गया ना, गली गली मोहल्ला जानते हो। आला मीन्स आना, ठीक है। फेरी वाला कृष्ण कन्हैया, ठीक है, फेरी वाला बोलते हैं ना उसको, फेरी वाला। लूसी, लूसी उसकी राधा हो गई। और आई लव यू समझना, आई लव यू मतलब आई एल ई कहनी, ठीक है। तो तेरे शहर की गली में आला, फेरी वाला, लूसी को आई एल ई कहने। तो ये सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड थे जो कि हमें आई एल ई, अब इतना तो एकदम से नहीं बन जाएगा ना, तो इस तरीके से न्यूट्रल अमीनो एसिड है जो आपको ध्यान रहेंगे अगर मान लो कभी क्वेश्चन इस तरह आ जाता है। भाई इसमें ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बनता है बोर्ड का, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, ये बहुत कुछ रटना पड़ता है। देखो इसकी डेफिनेशन तो सिंपल है, बट इसमें याद करना पड़ता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड आता कौन है और नॉन एसेंशियल। 5 दे देंगे और कुछ होता है इसमें एसेंशियल कौन है, नॉन एसेंशियल कौन है, तो पूरे गलत हो जाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है। ये फर्दर क्लासिफिकेशन है, अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल क्या होंगे बताओ जरा, देखो अच्छा तो नॉन एसेंशियल क्या होंगे, अमीनो एसिड कहाँ से बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं ना, प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में, उससे सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसाइज। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन रहे हैं, उनको हमें बाहर से लेने की जरूरत है क्या, नहीं, ठीक है ना। अब जैसे कभी डॉक्टर को चेकअप कराओ, बोलता है भाई इस प्रोटीन की कमी है, जिसको बाहर से लो, छोटे बच्चे होते हैं प्रोटीन दो, ये क्या बोलते हैं उसको, हॉर्लिक्स दो, सब चीज़ें होती है ना, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है ना उसमें, अमीनो एसिड लेने के लिए। तो जो अमीनो एसिड बाहर से डाइट के थ्रू लिए जा रहे हैं वो क्या हुए, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। एसेंशियल नॉन एसेंशियल तो वो है जो इनको बॉडी खुद ही बना रही है, क्या दिक्कत है उसको बाहर से लेने की ना, जबरदस्ती अगर एक से बनाने का अलग बात है ना। तो एसेंशियल क्या होंगे, विच वी टेक थ्रू डाइट, है ना। और ये क्या होते हैं, जो अमीनो एसिड बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो लिख लेते हैं इस बात को एक बार, द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी the amino acid which can be synthesized in the body are called non-essential amino acid, are called non-essential amino acid, ठीक है। और एसेंशियल क्या होते हैं, अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी इन बॉडी, उसे बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एक दो एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूँ। जैसे एसेंशियल में हमारा आता है वाइलिन,
ग्लाइसिन और एलएमडी, बहुत सारे हैं। इसे ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन एक साथ में, आइसोल्यूसिन, ठीक है, लाइसिन, ठीक है, और स्पार्टिक एसिड, स्पार्टिक एसिड, सीरीन, ये सब आपके नॉन एग्जाम्पल, इतना बहुत एग्जाम्पल। ये तो हो गया सिर्फ क्लासिफिकेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया सब लोगों ने? चलो आगे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड? Properties of amino acid. देखो जरा, देखो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्यों बताता हूँ अभी। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, दे behave as a solid rather simple amine और सिंपल एसिड। मतलब ये एसिड और बेस के बजाय एक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। सुनो, इसी प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया जे एडवांस में। अब ये एनसीईआरटी में भी देखो, ये हमारा अमीनो एसिड है, ध्यान देना अमीनो एसिड है NH2, यहाँ हमने R कर दिया, CH COH और NH2। ठीक है बच्चों, ये अमीनो एसिड है। कौन सा अमीनो एसिड है? अल्फा, बीटा है, गामा? अल्फा। अगर आप इसको एक्वस में ले जाएं, अगर इसको आप एक्वस में ले जाते हैं, व्हाट विल हैपन? एसिड डिसोसिएट होगा एक्वस में, क्या देगा? CO माइनस और H प्लस मिलेगा। तो ये क्या मिला देखो ध्यान से, R नोट लिखना, समझना तो माइनस को, CO माइनस। ये जो H प्लस दिया वो किसके पास गया? यू नो COH इज प्रोटॉन डोनर, ब्रोंस्टेड एसिड या आर्सेनिक एसिड, और NH2 क्या होगा? H प्लस का एक्सेप्टर नहीं, तो ये क्या बना देगा? NH3 प्लस। समझे? एक्वस सोल्यूशन में ये सिंपल सॉल्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं? बिकॉज इसमें सॉल्ट की तरह केटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, क्या इस तरह का केवल एक मॉलिक्यूल होगा क्या? इसके एक मोल ले लो तो ये एक मोल बन जाएंगे, और ये एक मोल आपस में कैसे अट्रैक्ट होंगे? वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा। तो किस तरह बिहेव करते हैं? सॉल्ट। इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और ये क्या बन जाते हैं? सॉलिड क्रिस्टल। एक सॉल्यूशन में सॉलिड क्रिस्टल बनके तैरते रहते हैं पानी में। कोई दिक्कत नहीं आई बस में। तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स आता है।
कि सिंपल अमाइन जैसे CH3NH2 है, ये अमाइन है, बेस है, ये बेस की तरह बिहेव इस तरह नहीं करते हैं कोई सोल्यूशन में, एक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस आयन को जो बन के आता है कोई सोल्यूशन में, इसका नाम होता है डाईपोलर आयन, इसको डाईपोलर आयन कहते हैं। और ये वर्ड क्यों है आप समझ सकते हो, डाई दो, पोलर पोल, दो पोल जिसमें होते क्या होते हैं डाईपोल। या इसका एक नाम होता है सुना होगा ज्यूटर आयन, ठीक है ना। ज्यूटर आयन जिसमें दो पोल इस तरह बनाते हैं। तो अमीनो एसिड एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म ज्यूटर आयन कैसे बनता है, एसिड अपना प्रोटॉन दे देता है और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है उसी मॉलिक्यूल में। तो इनमें घर की बात ही घर में रहती है ना, एक ही प्रोटॉन दिया दूसरे ने लिया, वो कह रहा भैया बहुत दानी है, अब लोग छोटे भाई को पैसे दिया है और वो बहुत दानी है, ये कोई जानते नहीं होगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर इसने H डोनेट किया और इसने X प्लस ले लिया, ये ज्यूटर आयन होता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नोट कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी तो नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक उसको नोट कर लीजिए। क्या हुआ हर्ष, नॉट फाइन, नींद दिला रहा चैप्टर है, बात नहीं। बफर सोर्स में वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट होता है। ये सॉल्ट हाइड्रोक्साइड जो पड़ी ना उस तरह रिएक्ट करेगा, क्या अभी ये खत्म नहीं हुआ ना। देखो अब अगर इस ज्यूटर आयन को ध्यान देना, अगर इस ज्यूटर आयन को अब हाई पीएच में लेके जाए, पीएच हाई पीएच, हाई पीएच मींस क्या, बेसिक सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक। अगर इसको बेसिक सॉल्यूशन में लेके जाए, या ऐसे कह सकते हैं कि इसमें बेस डाल दिया जाए तो क्या होगा बताइए, बेस आ गया तो बेस क्या करता है, H प्लस को लेता है या देता है, लेता है। या OH आयन दिया तो OH आयन दिया तो OH आयन यहाँ से क्या ले लेगा H प्लस आयन, क्या CO माइनस कुछ करेगा बेस, नहीं। तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या आएगा, RCH and CO माइनस, यानी कि अमीनो एसिड अब न्यूट्रल नहीं होगा, उस पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज। कोई डाउट है किसी को, बेसिक सॉल्यूशन में बेस जो है वो NH3 प्लस से H प्लस ले लेगा और रिजेक्टिव चार्ज क्या रहेगा उसमें नेगेटिव। अब इसी ज्यूटर आयन को अगर आप लो पीएच में लेके जाएं, लो पीएच मींस एसिडिक मीडियम में लेके जाएं, जब आप इसे एसिडिक मीडियम में लेके जाएंगे इन व्हाट विल हैपन, एसिडिक मीडियम मान लो हमने HCl डाल दिया, तो HCl जब डाला तो क्या हुआ, HCl क्या देगा H प्लस है, क्या इसमें कुछ होगा, ये तो पहले से प्रोटोनेटेड है, इसको क्या मिल जाएगा H, तो क्या मिलेगा RCH NH3 प्लस और COH। कोई डाउट है किसी को, बताओ पहले। और अमीनो एसिड में आपके पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी कि एक केटाइन की तरह बिहेव करेगा, हाई पीएच में एक एनाइन की तरह बिहेव करेगा और लो पीएच में एक केटाइन की तरह बिहेव करेगा। आए सभी को बात समझ में, कोई डाउट है नहीं। ये क्यों बताया जा रहा है, हम कैसे पता लगाएंगे एक सॉल्यूशन में कि ज्यूटर आयन बना कि नहीं बना। ज्यूटर आयन जरूरी कि इसकी पीएच 7 पे ही बने, न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब ये नहीं कि उसकी पीएच हमेशा 7 होगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने इसकी की इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पता है क्या होते हैं,
जहाँ पर अमीनो एसिड का नेट मूवमेंट जीरो हो जाए। ध्यान देना कैसे, अगर जिस सोल्यूशन हमने इसको रखा है इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, अगर अमीनो एसिड एनोड की तरफ मूव कर रहा है तो अमीनो एसिड में क्या चार्ज रहा होगा, मीन्स ये वाला अमीनो एसिड नेगेटिव चार्ज रहा होगा। और अगर अमीनो एसिड कैथोड की तरफ मूव कर रहा है तो क्या चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं किसी को। और अगर एनोड पे कुछ डिपोजिट होकर मिला तो मतलब कि अमीनो एसिड में नेगेटिव चार्ज था, और कैथोड पे कोई डिपोजिट हो गया तो अमीनो एसिड में पॉजिटिव चार्ज था। और हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और डिपोजिशन नहीं हो रहा है, मतलब क्यों, क्योंकि उसका नेट मूवमेंट क्या है, जीरो। जितना इधर जा रहा है उतना ही इस तरफ जा रहा है। तो फिर अमीनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, फिर डाइपोलर आयन जीरो आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये तुम कह सकते हो कि ऐसा इसमें क्या है, वो तो समझ में आ जाएगा। जब दो NH2 और एक COH ग्रुप हो तब कैसे पता लगा होगा कि किस पॉइंट पे जीरो आयन बना है। समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसे लाइसिन है, NH2 CH2 का रोल फोर CH NH2 और CH। ये अमीनो एसिड कौन सा होगा जरा, लाइसिन। इसमें दो बेसिक ग्रुप है और एक CH ग्रुप है। कैसे पता चलेगा किस pH पर इसका नेट मूवमेंट जीरो हुआ है। और इस ज्यूटर आयन में हमें ध्यान रखना, ज्यूटर आयन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। तो बताओ दो NH2 में किस पे पॉजिटिव आएगा और CH पे तो नेगेटिव आएगा, मान लो कोई दिक्कत नहीं। अगर दो CH है तो सोचना पड़ेगा कि CH पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कौन CH प्रोटॉन दे रहा है, और एक NH2 तो कोई दिक्कत नहीं होगा एक्सप्रेस देगा। लेकिन दो NH2 और एक CH है तो कौन सा NH2 अगर ये प्रोटॉन दे तो कौन सा NH2 प्रोटॉन कैसे करेगा। ज्यूटर आयन में केवल एक ही चार्ज होगा, ध्यान रखना, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। ज्यूटर आयन में केवल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। कहने को तो ज्यादा एसिड डाल तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बताओ जरा इन दोनों में ज्यूटर आयन किसका बनना चाहिए, कौन सा NH2 एक्सप्रेस लेगा, ये वाला या ये वाला, ज्यादा बेसिक होगा। बताओ दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है, पास वाला NH2 या दूर वाला NH2। पास वाला NH2 में CH से कौन सा ग्रुप होता है, माइनस आयन। ये NH2 इससे कम बेसिक है, माइनस आयन ग्रुप जो होते हैं बेसिक रेट को कम करते हैं। तो फिर ये NH2 ज्यादा बेसिक है ना, तो ज्यूटर आयन में इसका कुछ नहीं होगा, ये बनेगा CO माइनस, ये क्या बन जाएगा NH3 प्लस। अब इसका ज्यूटर आयन क्या pH 7 पर बनेगा, नहीं, ये बेसिक अमीनो एसिड है, इसका ज्यूटर आयन 7 से ऊपर बनेगा। एसिडिक अमीनो एसिड का ज्यूटर आयन 7 से कम बनेगा। वो pH निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस pH पर उसका नेट मूवमेंट जीरो है, उसी pH में तो ज्यूटर आयन कम रहेगा। 7 से ऊपर में ज्यूटर क्या प्रोवाइड देगा, सॉल्यूशन है। तो अभी देखो, अभी आप क्या समझे, यहाँ पे क्या समझे कि अगर हम अमीनो एसिड को हाई, न्यूट्रल अमीनो एसिड बात कर रहा हूँ, अगर हाई pH पे आते हैं तो जैसे नेगेटिव चार्ज, लो pH पे पॉजिटिव चार्ज। जिस pH पर अमीनो एसिड का नेट मूवमेंट जीरो हो जाता है उस pH को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। हमें यही चेक करना पड़ता है कि किस pH पर वो ज्यूटर आयन के फॉर्म में है, क्योंकि अगर मान लो चार ग्रुप ही क्यों ना हो, ज्यूटर आयन में केवल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो pH निकालना बहुत जरूरी है कि किस फॉर्म में कर रहा है। हाँ, ये तो हम बता सकते हैं कि कौन सा NH2 कोऑर्डिनेट है, वो तो इसलिए बेसिक चेक करके बता देंगे। तो ये अभी आप नोट करना, फिर नीचे एक लाइन लिख लो, इसको नोट कर लेना। इसके बाद नीचे लाइन लिखो, द pH at which the net movement of amino acid dipolar ion is zero is called a isoelectric point। क्या होता है बच्चों, isoelectric point। Isoelectric point is given by formula pKa1 plus pKa2 divided by 2। ठीक है, ये इसका एसिड का Ka1 हो गया, Ka हो गया, और बेस का क्या होता है Kb। लेकिन बेस का Kb पता तो क्या Ka नहीं निकाल सकते क्या, Ka into Kb equal to Kw। तो इसलिए इसका Ka1 हो गया, ये Ka2 हो गया। न्यूट्रल अमीनो एसिड में अगर pK गिवन है तो दोनों को डिवाइड करके, दोनों को सम करके डिवाइड कर दो तो उसका Pi आ जाएगा, Pi। इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे।